हेलो दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये आर्टिकल 21 से लेकर आर्टिकल 30 यानी 21 से लेकर 30 तक। तो 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी मुख्यतः इसको जीने के अधिकार से संबंधित माना जाता है। तो इसमें क्या है कि हर व्यक्ति को, इसमें एक सिटीजन के लिए नहीं, जैसे आर्टिकल 19 सिटीजन के बारे में कहता है, इंडियन सिटीजन के लिए वो राइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर एनी पर्सन, तो नो पर्सन शैल बी, यानी कोई भी व्यक्ति शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब अपनी जिंदगी और जीवन और अपनी स्वतंत्रता से उसे दूर नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, केवल उन दशाओं को छोड़कर जहां पर एक विधिक प्रक्रिया के बाद किसी को प्राण उसके छीने जाते हैं, जैसे कि मृत्यु दंड दिया जाता है तो वो वैलिड है, अदरवाइज और किसी तरह से उसके जीवन को नहीं लिया जा सकता। तो अब इसमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की गई। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें एक नई ढंग से एनवायरनमेंट, अगर आप सही नहीं तो उसके जीवन का अधिकार वैसे भी समाप्त हो जाएगा, पूरी जिंदगी जी नहीं पाएगा, बीमारियां लग जाएंगी। तो उस तरह की कंडीशन में भी राइट टू लाइफ का वायलेशन होगा। तो ये बहुत लैंडमार्क कई डिसीजन इनके दिए हुए एमसी मेहता, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इनके कई केस में लैंडमार्क जजमेंट है। उसके अलावा ऑलिवर टेलिस वर्सेस बम्बई म्यूनिसिपैलिटी, ये केस है। इसमें भी लाइवलीहुड, मतलब अपना भरण पोषण करने के लिए व्यक्ति को अधिकार है कि वो जिंदा रह सके, तो उसके लिए भी राइट टू लाइफ में किया गया। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब राइट टू एजुकेशन के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंस दे दी है कि जीवन का एक बहुत ही अनिवार्य भाग हो गया। तो उसको आपको 86 अमेंडमेंट 2008 में जो अमेंडमेंट किया गया था, उसके बाद 21A क्लॉज जोड़ दिया गया। तो उसमें क्या कि मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें एजुकेशन को राइट टू लाइफ डिक्लेयर किया गया। तो उसके बाद डिग्निटी भी आ सकती है राइट टू लाइफ में, सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ है, प्राइवेसी, ये सब चीज़ें राइट टू लाइफ के अंदर ये मतलब एक्सपेंड हो रहा है, मतलब इंटरप्रिटेशन के ऊपर कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ें अनिवार्य हैं, तो ये उसमें शामिल की जा सकती है राइट टू लाइफ में। तो ये कभी एक इस पिन पॉइंट एक बिंदु पे नहीं रख सकते कि केवल उसकी हथियार से या मार के उसकी जान ले ली, बल्कि कोई ऐसी दशाएं तुमने क्रिएट कर दी कि उसका जीना मुश्किल हो गया, तो वो भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत आएगा। तो ब्रॉड माइंड में ये सोचा जाए, क्योंकि एक मॉडर्न इवॉल्व सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी में हर व्यक्ति को एक अपना जिंदगी अच्छी तरह से जीने का अधिकार है। और उसके बाद आता है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। इसमें क्या दिया गया है कि हर व्यक्ति को मनचाही गिरफ्तारी नहीं कर सकते हो, उठाया पकड़ गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल में बंद कर लिया। अरेस्ट करना यानी उसको पकड़ लेना और उसको जाके डिटेन कर देना, मतलब जेल या हवालात में डाल देना, इस पर रोक है। अनछाई मतलब गैर कानूनी तरीके से कोई स्टैब्लिश प्रोसीजर नहीं। तो प्रोटेक्शन ऑर्डिनरी लॉ, तो ये ऑर्डिनरी लॉ में तो ये बिल्कुल सीधा क्लियर है। हाँ, स्पेसिफिक कोई लॉ होता है, जैसे कि टाडा उस समय बनाया गया था, तो उसी तरह के कोई लॉ है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उसमें थोड़ा सा छूट मिल जाती है उस एजेंसी को। अदरवाइज उसमें दिया गया है कि भी कोई गिरफ्तार किया जाता है तो आर्टिकल 22 उसको क्या अधिकार देता है, उसको कारण बताओ, राइट टू इन्फॉर्म ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट, किन ग्राउंड पे आप गिरफ्तार कर रहे हो, राइट टू कंसल्ट बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ चॉइस। अब उसे जो पसंद है कि हाँ साहब कोई कांग्रेस लीडर तो सिब्बल है, उनसे डिस्कस करना, उन्हें कंसल्ट करना, अपने अरेस्ट कर सकते हैं। कोई छोटा आदमी तो अपने लेवल का कोई। और उसके आगे तीसरा पॉइंट है राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, यानी 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको ले जाना है। ये नहीं कि
पकड़ लिया अंग्रेजों के टाइम की तरह कि ना टाइम से कोई ले जाना जब तक मर्जी है घर की खेती, ऐसा नहीं है। आपको दिन 20 आवर। हाँ, यहाँ पर थोड़े से प्रोसीजर लॉ जब देखते हैं CRPC तो वहाँ जरूर दिया गया कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन या आपको ले जाने में जो टाइम होता है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, वरना 24 घंटे चल गया। और उसमें क्या है, नॉट टू बी डिटेन बियॉन्ड 24 आवर विदाउट मजिस्ट्रेट अथॉरिटी। कोई मजिस्ट्रेट अगर चाहता है कि हाँ इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन और होना है, इससे इंटरोगेशन करना है पुलिस को, पुलिस एप्लीकेशन देगी, उसके आगे मजिस्ट्रेट के आगे मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है तो उसमें वो बढ़ा सकता है 24 आवर से। अब उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक राइट, ये आर्टिकल 23 और 24 में ये दोनों। एक्सप्लॉयटेशन कैसा है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन, आदमी को या लड़कियों को बच्चों को पकड़ के दूसरी जगह भेज देते हैं कि ये छत्तीसगढ़ और इधर बहुत होता था, वहाँ के ट्रैवलिंग लड़कियों को काम के लिए दिल्ली में भेज देते हैं। ये भी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत नेपाली लड़कियों को ट्रैफिकिंग होती है, छोटे बच्चों के साथ होता है। और इसमें क्या क्या शामिल है, फोर्स लेबर और वेजर समझ लीजिए कि अब बेगारी, बिना पैसे के किसी से काम कराना, वो है फोर्स लेबर। जबरदस्ती किसी से मेहनत कराई जा रही है, काम कराया जा रहा है। अब इसमें ये तो क्लॉज 1 में हो गया 23 का, इन्होंने बता दी किस किस तरह से आपको फोर्स लेबर मान लिया जाएगा और वेजर आपसे नहीं कराया जाएगा। लेकिन स्टेट के लिए थोड़ी सी रिलैक्स किया गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोवाइड स्टेट कंपल्सरी सर्विस, मतलब इम्पोज कर सकती है वो कंपल्सरी सर्विस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। जैसे कि वो हो सकता है ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस हैं कि आपदा आ गई है या किसी दूसरे देश से लड़ाई हो गई, गंभीर अवस्था ऐसी है राष्ट्र की, तो वहाँ कंपल्सरी सर्विस वो आपसे करा सकती है। तो वहाँ आप पेमेंट की भी मांग नहीं कर सकते, तो वो तो नेशनल बेनिफिट के लिए वो नेशनल इंटरेस्ट में कंडीशन। और उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 24। हाँ, इसमें एक केस है पीपल यूनियन फॉर द डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR, ऑल इंडिया रिव्यू 1982 सुप्रीम कोर्ट ने। इसने क्या कहा कि कंस्ट्रक्शन इज आल्सो हैजार्डियस वर्क फॉर चिल्ड्रन। तो इसमें क्या कि 24 स्पेसिफिक बच्चों के संबंधित है, बच्चों से रिलेटेड है। ये कहता है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी वर्क ऑफ फैक्ट्री और माइन और एनी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। तो 14 साल से यानी सुकुमारों के लिए इस तरह के किसी भी यहाँ खतरा हो, उनके लिए खतरनाक हो, उस तरह के किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा। जैसे एसिड से रिलेटेड काम है, फर्नेस यानी धातुओं की भट्टियाँ हैं, कांच का चूड़ी का काम है, ये ऐसी गंभीर व्यवस्था है। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन को भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में कई मंजिल बहुमंजिल इमारत है, वहाँ बच्चे को भेज रहे हो ईंटें लेके या सहारा लेके, गिर गया बच्चा नहीं संभाल पाएगा, नादान छोटा बच्चा होता है, उसके लिए खतरनाक अवस्था है ये रिपब्लिक ऑफ यूनियन। इसी तरह ऊपर वाले केस में था दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1983 का केस था। उसमें क्या गया कि ये प्रिजनर होते, प्रिजनर से भी है ना विदाउट रीजनेबल उनको सैलरी वो दिए बिना आप उनसे भी जो काम कराएंगे वो भी बेकार की कैटेगरी में है, तो वो नहीं कराएंगे। तो उसमें है बड़े लोगों के संबंधित, तो उसमें बड़े बच्चे सभी महिलाएं शामिल हो जाएंगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें 24 के बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25 से 28 तक। तो इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसेशन एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, यानी कि अपनी कंसेशन अंतरात्मा से मतलब अपना जो विश्वास है उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रोपगेशन मतलब प्रचार कर सकते हो ऑफ रिलीजन, रिलीजन अपने धार्मिक
इस बात से तो पब्लिक ऑर्डर इनके रिस्ट्रिक्शन कौन से, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, इन ग्राउंड पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, खुली छूट नहीं है। ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसेंट, सबको बराबर है इसमें, हिंदू मुसलमान को बराबर। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ टू रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट। हाँ, वो जो ग्राउंड दिए गए हैं पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ के ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ये कौन सा 25 में दो उसके क्लॉज हो गए। एक तो पहले तो उसके बारे में बता दे रहा है कि आपको खुली छूट है, अपने मन की जो करो, दूसरे को समझा भी सकते हो कि वो भी हमारे में शामिल होगा, लेकिन ये खुली छूट नहीं, इसमें रिस्ट्रिक्शन जो उसके क्लॉज 2 में दे दिया, 25 क्लॉज 2 में स्टेट बना सकती है उस पर रूल्स। 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब वो रिलीजियस अफेयर आप मैनेज कर सकते हो। अब प्रोपोगेशन तो कर रहे हो, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट अब वो चाहिए होता है ना, तो आप वो मैनेज कर सकते हो। एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था बना सकते हो। मैनेज ओन एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, उसमें कोई गुरुद्वारा बना लिया, लंगर लगा, ये सब चीज़ें इसकी हैं। एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट यही डिफरेंस आया था नीचे, जब वो उधर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का आप पढ़ोगे लास्ट के 29 और 30, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस यही, वहाँ मैनेज वर्ड नहीं इस्तेमाल किया। ये चीज़ों पर क्वेश्चन बन जाते हैं। और 27 में क्या, इसमें सीधा सीधा है कि कोई भी इसी तरह का टैक्स किसी के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, वो टैक्स कलेक्ट करके किसी दूसरे धर्म के उत्थान के लिए आप खर्च करो। इसीलिए राम मंदिर जो बनना है, तो उसमें चंदे से उस तरह से राम मंदिर का निर्माण करा जा रहा है, उसमें कोई सरकारी मदद उस तरह की नहीं की जा रही। हाँ, उसके अलावा टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, और ये रेलवे प्लेटफॉर्म जंक्शन जो बढ़ाया जा रहा है, तो वो रोड, तो वो तो एक इस तरह से है कि वो तो उसका गवर्नमेंट का काम ही है, जहाँ उसे अर्निंग होगी टूरिज्म से, उसे टैक्स जो मिलना है, तो वो तो एक प्रूडेंट अप्रोच है वो, ठीक है। तो मंदिर को नहीं दे रहा है, और अदर डेवलपमेंट, ये तो एक समझदार वाला काम है, वो कर रही सरकार। आर्टिकल 28 में फ्रीडम एज अटेन्ड and religious instruction of religious concept and certain education। हाँ, तो ये है कि 28 में ये सीधा सीधा क्या किया कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, इसमें उस फेथ में बिलीव करने वाला अगर कोई स्टूडेंट नहीं है या कोई बंदा है, तो उसको फोर्स किया जा सकता, उसमें पार्टिसिपेट करे या ना करे। तो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस वर्शिप, कोई प्रार्थना करी जा रही धार्मिक, अब कोई नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर जरूरी नहीं कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। इन सर्टेन एजुकेशन, और से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसी पर्टिकुलर फ्री रिलीजन के बेस पे बनाए गए, तो अब वो अपना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं रिलीजियस, तो उसमें फ्रीडम है कि अटेंड करें या ना करें दूसरा। अच्छा, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटी। अब ये लास्ट के दो 29 और 30 माइनॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया। माइनॉरिटी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, किस परसेंटेज तक माइनॉरिटी, अब तुम 50% होने के करीब आ जाओ तब भी माइनॉरिटी में आओ। अब ये सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में सोच रहे थे इसको थोड़ा डिफाइन कर दिया कि जो जिनको रिक्वायरमेंट है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की, उन्हें मिलना चाहिए। बहुत कम परसेंट, जैसे ज्यूज हैं, कि उन बेचारों की पॉपुलेशन ही नहीं है, मोस्टली उन्हीं के लिए सोच के बनाया गया था। और 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रेजिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, डिस्टिंक्ट हो, इस आधार पर धर्म ही नहीं है ग्राउंड, स्क्रिप्ट अलग हो, उनकी लैंग्वेज अलग हो, कल्चर अलग हो, उनको भी माइनॉरिटी माना है। तो ये दिमाग में बैठा लें आप कि रिलीजन ये ग्राउंड नहीं है, उसको मेन ग्राउंड दिए गए हैं। डेफिनेटली रिलीजन जब आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड चेंज हो जाता है,
कि अब उनका कल्चर भी थोड़ा सा डिफर कर जाता है। उनकी पर्टिकुलर कोई बुक होती है जो बेसिक बुक लिखा होता है किसी अलग लैंग्वेज में, से उनकी लैंग्वेज आ गई, स्क्रिप्ट आ गई, फारसी में लिखी हुई है जैसे कुरान उनकी, तो ये कुछ क्राइटेरिया है। अच्छा, नो, और ज़रूरी नहीं कि वो सारे ही उसमें हो, उसमें अगर एक भी चीज़ है उनकी लैंग्वेज अलग होती है वो भी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी, लिंगुअल माइनॉरिटी कहलाएगी, ये भी समझ लेगा। आप भी सोचेंगे सारी चीज़ें हैं वो सब। So no citizen shall be detained. No person shall be. No citizen shall be. कोई भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर दिया है। अगर उसमें मेंटेन उसमें स्टेट कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसी तरह का सपोर्ट कर रहा है, भले ही वो रिलीजियस माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट हो। शायद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेडिकल कोर्स में रिजर्वेशन नहीं है, तो हो सकता है रिजर्वेशन का वहाँ पर नहीं अप्लाई होता, लेकिन एडमिशन तो वहाँ पर भी देने का प्रावधान है। अदर हिंदू भी एडमिशन कर पाते हैं। अब आर्टिकल 30 में है राइट टू माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी मैनेज वर्ड नहीं दिया गया, राइट ऑफ माइनॉरिटी स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और तो इसमें है कौन सा एक केस लैंडमार्क केस है, TM पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। आर्टिकल है ये, चाहिए आर्टिकल 30 में ये केस है, पाई वाला केस है 2003 का। सुप्रीम कोर्ट हैड आर्टिकल 30 इज नॉट एब्सोल्यूट। सो हाँ, नेशनल इंटरेस्ट में इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मोस्टली सभी में लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 21 है, उसमें थोड़ा सा ये है कि उसमें रिस्ट्रिक्शन की इमरजेंसी में भी उस पर रिस्ट्रिक्शन अब नहीं लगाया जा सकता, अमेंडमेंट जो हुआ उसके बाद। तो अब आपने ये समझ लिया होगा आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ के लिए। उसमें ये इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं 86 अमेंडमेंट के बाद, उसमें चेंजेस करके क्लॉज ए जोड़ के राइट टू एजुकेशन शामिल कर दिया गया है। और उसके बाद अगर एक्सप्लॉयटेशन चाहिए भी, इसमें दो पार्ट हो सकते हैं, 23 है महिला, बच्चे और किसी को भी ट्रैफिक करके कहीं फोर्स लेबर के लिए ना ले जाए, और 24 स्पेशली चिल्ड्रन को एड्रेस करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लोग रिलीजन के बेस पे आप किसी के साथ ये ज़बरदस्ती नहीं होती, उसको छूट है अपनी जो अपना फेथ है, रिलीजन है, उसको प्रैक्टिस कर देते हैं। और 27 में ये है कि उसके किसी के पैसे को दूसरे के उस पर नहीं खर्च किया जाएगा, स्टेट ऐसा नहीं करेगा, पैसा कलेक्ट करके किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करें। उसके बाद क्या आता है, अटेंड, अब किसी रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है तो वहाँ पर कोई रिलीजियस कोई प्रेयर हो रही तो उसमें कोई बाउंड नहीं है कि उसको अटेंड करें, कोई नहीं। अच्छा, कल्चरल एजुकेशन माइनॉरिटी 29-30 का ये दे रखा है, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। ये माइनॉरिटी किस ग्राउंड पे हो सकती है, लिंग्विस्टिक, स्क्रिप्ट बेस पे, कल्चर, इस ग्राउंड पे कोई माइनॉरिटी हो सकती है। उसको ये है कि अपनी ये चीज़ों को प्रोटेक्ट करे, अपनी ये स्पेसिफिक क्वालिटीज़ है। अब इन्होंने कोई इसी के इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इंस्टीट्यूट भी बना सकते हैं। अब लेकिन वो इंस्टीट्यूट बनाया है माइनॉरिटी में, अगर वो किसी तरह की सरकारी एड ले रहे हैं तो उसमें किसी दूसरे को प्रवेश से रोक नहीं सकते। और आर्टिकल 30 सीधे बता दिया, माइनॉरिटी स्टेटस एडमिशन इंस्टीट्यूट एंड उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसको कर सकते हैं। ठीक, अब लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत सही तरह से आपको समझाएंगे। धन्यवाद।